हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आर देने जा रहे हो या फिर यूपी पीसीएस देने जा रहे हो, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए आइए प्रश्न को डिस्कस करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, पौंडीचेरी में, भावनगर में या फिर जामनगर में? तो ध्यान रखना, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी इस कहाँ स्थित है? जामनगर में स्थित है, ठीक है, जामनगर में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के, ब्रोमीन के, आर्गन के या फिर क्लोरीन की? तो ध्यान रखना, आयोडीन के सबसे क्या है, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ठीक है। कौन से? समुद्री शैवाल, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया है लोटिक, ठीक है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तालाब है, दलदल है, नदी है या फिर घाव क्षेत्र यानी कि मार्शी एरिया है? तो ध्यान रखना, जो लोटिक आपका लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र है वह नदी तंत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ठीक है। नदी तंत्र का क्या है? उदाहरण है लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? 1976 में, 77, 1974 में, 1975 में? तो यहाँ पर जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया था 1974 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1974 बनाया गया था। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल डिस्कस करते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। एजेंडा 21 क्या है भाई? एजेंडा 21 क्या है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है या फिर सतत विकास से संबंधित है या फिर प्रदूषक यानी कि भगवान सिद्धांत से संबंधित है? तो ध्यान रखना, आपका एजेंडा 21 सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, एजेंडा 21, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए है, ठीक है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की जांच के लिए है, ठीक है, या फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर के संगणन के लिए है। ऑप्शन डी कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन के स्तर की जांच के लिए है। तो ध्यान रखना, जो आपका बीओडी है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वह किसके लिए है? वह जल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थित यहाँ पे स्थापित किया गया है? तो भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपको बताना है हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में भारतीय जैविक डाटा केंद्र स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता का खतरा के लिए जो है, खतरा किस लिए, कौन सा एक बहुत ज़्यादा उसके लिए खतरा है जैव विविधता के लिए, ठीक है। प्राकृतिक वास का विनाश, ठीक है, कीट नियंत्रण, ठीक है, आनुवांशिक आत्मसात्करण, ठीक है, या फिर परपक्षियों पर नियंत्रण? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आवास का विनाश। अगर आप प्राकृतिक आवास का विनाश कर देंगे तो वहाँ पे कैसे बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे रह पाएगी? वहाँ पे जैसे बर्ड्स हैं, वहाँ पे ट्री हैं, ठीक है। जब पेड़ ही काट दोगे वहाँ पे चिड़िया आएंगी नहीं, ठीक है। तो फिर कैसे, किस प्रकार की वहाँ बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी? तो यहाँ पे प्राकृतिक आवास का क्या है? विनाश। अगर प्राकृतिक आवास की विनाश कर दोगे तो वहाँ पर कहाँ से चिड़िया आएंगी, कहाँ से एनिमल्स आएंगे? वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रह जाएगी ही नहीं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? ठीक है, यहाँ पर मल पदार्थ है, कीटनाशक है या फिर यूरिन जिसे आप मूत्र कहते हो, या फिर यहाँ पर घरेलू अपशिष्ट है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ पर कीटनाशक क्या है? ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल यहाँ पर प्रदूषक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत वायु किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? मध्यमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में या फिर ताप मंडल में पाई जाती है? ध्यान रखना, यह पाई जाती है समताप मंडल में। भाई कहाँ पाई? समताप मंडल में पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ होती है? या समताप मंडल में होती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल आपसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है कि क्या है? बोल्फिया है, एजोला है, ट्रापा है या फिर लिम्ना है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एजोला है। क्या है? एजोला इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? इन सीटू में, एक्स सीटू में या फिर जीन पूल द्वारा या फिर उपयुक्त में से क्यों नहीं? तो ये बात ध्यान रखना, जो एक देखो, एक होता है इन सीटू, ठीक है, इन जो है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। ठीक है, तो इन सीटू में क्या होता है कि अगर जिसकी चीज़ को प्रॉब्लम है, जिसको प्रॉब्लम उसको उसी जहाँ पे पैदा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रह रहा है उसी स्थान में उसको संरक्षण कर दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? इन सीटू कह देते हैं। लेकिन एक्स सीटू में क्या है, अगर हमको रहने में यहाँ पर दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही है तो हमको जो है यहाँ पे हमारे घर भेज दिया जाए, ये हो गए एक्स सीटू। ठीक है, तो उसके प्राकृतिक आवास में ही रखना इन सीटू, उसके प्राकृतिक आवास से बाहर रख देना एक्स सीटू कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय उद्यान जो है किस श्रेणी में आएगा? तो राष्ट्रीय उद्यान आपका इन सीटू की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान की तो ऐसा नहीं उठा के ले जाओगे हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है आपसे, वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है? 12वां है, 11वां है, 9वां है, 10वां है? तो ध्यान रखना, जो भारत का स्थान है वह कौन सा है? तो भारत का स्थान यहाँ पर 9वां है। ठीक है, भारत का 9वां स्थान, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारत का विश्व में ग्रीन हाउस उत्पादन में, उत्सर्जन में 9वां स्थान है 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया है? अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया प्रश्न नंबर 14 में कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? इसमें बताना है कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लैंगिक समानता, ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान, शून्य भुखमरी या फिर स्वच्छता या स्वास्थ्य एवं भलाई? तो ध्यान रखना, इसका जो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान है यही क्या है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर का। यहाँ पूछा गया है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सोनभद्र में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में या फिर चंदौली में? तो ध्यान रखना, चंद्रप्रभा से चंदौली, चांद चा यहाँ पे भी है, चा यहाँ पे, चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर 15। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 16 में यहाँ पर नीचे दो कथन है जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, तो अभिकथन में क्या कहा गया है कि देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। चलो ठीक है, ये बात मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है, कह रहा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन क्या है? बना रहता है। इस बताना है कौन सा यहाँ पर कारण सही है, कौन सा यहाँ पर कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ए गलत है किंतु आर सत्य है। ठीक है, यहाँ पे सी कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पे आर देख लेते हैं। क्या ये मुझे बताइए, क्या देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण क्या है? आवश्यक है? ऐसी कोई बात तो यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं की गई। तो यहाँ पे कहा गया है आपका जो है ई सत्य है, आर क्या है? आर असत्य है। ठीक है, आर असत्य, ये बात जो है यहाँ पर सही है, ये बात सही है और ये बात यहाँ पर क्या हो जाती है? आर वाली बात यहाँ पर गलत हो जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखना, विश्व वेटलैंड कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को
आपका विश्व यहाँ पर वेटलैंड दिवस, यानी कि जो रामसर स्थल जो है जिसे बोलते हो ना, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर वेटलैंड डे के नाम से मनाते हैं 2 फरवरी को। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन डी है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के किस भाग में हुंगुल नामक हिरण पाया जाता है। तो ध्यान रखना, यह कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। हुंगुल कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया है कि संधारणीय विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि वैश्विक सूचकांक, ठीक है, संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव, ठीक है, 1 वर्षीय संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यह बात क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही। इसका जो पहला ही ऑप्शन है वही इसका सही है, ठीक है, यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। एक सेकंड में इसको देख लेता हूँ क्या है। अच्छा, प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर 19 था ना, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में यही सही है, ठीक है, पहला सही है, बाकी सब क्या है यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, और ठीक है, तो यह किस प्रकार का यहाँ पर विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, ठीक है, या फिर जैविक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, या फिर सतत विकास होगा। या सतत विकास होगा कि हम जो संसाधन का उपयोग कर रहे हो, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग करें, हमेशा इस तरह से संसाधन का उपयोग करें जिससे संसाधन की हानि ना हो, ठीक है। उसे कहते हैं सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत द्वारा, ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण का परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब यहाँ पर पारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1974 में, 1986 में, 1971 में, या फिर 1981 में। इसका राइट आंसर क्या है, 1986 में यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1986 में, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस झील में स्थित है। तो यहाँ पे डल में है, कोलेरू में है, लोकटक में है, बुलर है। तो यह कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना। तो यह आपका है लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक भारत का एक ऐसा मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि फ्लोटिंग है, या कि पानी में क्या कर रहा है, ये तैर रहा है, ऐसे तैर रहा है, ठीक है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा, कोयला, लकड़ी, या फिर गोबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बायोमास ऊर्जा का ये क्या है, ये स्रोत नहीं है। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है, ठीक है, कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, या फिर मीथेन। आपको बताना है इसका राइट आंसर का 24 का। तो ध्यान रखना, आर्गन जो है क्या है, हरितगृह गैस नहीं, हरितगृह गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है आर्गन, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है यहाँ पर, डाइफिनाइल जो है, ट्राइक्लोरो इथेन, जिसे आप एक DDT मतलब नाम बताते हो, क्या है, ठीक है। जैव अपघटनीय प्रदूषक है, या जो है जैव रासायनिक प्रदूषक है, या फिर गैर प्रदूषणकारी, या फिर गैर प्रदूषक है, ठीक है, या फिर जो है जैव अपघटनीय यहाँ पर प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है आपका, जैव अपघटनीय प्रदूषण है, ठीक है। यह जो है इसका क्या होगा, इसका ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक क्या है, DDT है, ठीक है, अजैव अपघटनीय है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। अगला सवाल देख लें। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1972 में स्थापित किया गया था। यहाँ पे कतरनिया किया गया था, किशनपुर किया गया था, चंबल किया गया था, यहाँ पे रायपुर किया गया था। तो 1972 में जो है यहाँ पे आपका कौन सा बनाया गया था, यहाँ पर किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक घुंग में सदैव होता है, ठीक है। प्रकाश रासायनिक घुंग में सदैव होता है, ओजोन होता है, एल्युमिनियम आयन होता है, फास्फोरस होता है, या फिर मीथेन होता है। तो ध्यान रखना जो है, प्रकाश रासायनिक घुंग में क्या होता है, ओजोन होता है, ठीक है। ओजोन सदैव होता है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 28 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 28 में यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? यूकेलिप्टस, केला, नीम या फिर बबूल? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकेलिप्टस पर क्या है? पर्यावरण के लिए खतरा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषण जल मिलता है? यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो कहाँ मिलता है? बांग्लादेश में आर्सेनिक जल यहाँ पर प्रदूषण यहाँ पर मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है, वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा प्राप्त होता है? प्रकीर्ण और विकिरण के कारण, लघु तरंग और विकिरण के कारण, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण, या फिर परावर्तित और जो है सौर विकिरण के कारण। जो प्रश्न नंबर 30 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आप सभी को पता है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, लट्टू सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में पूछा गया है यहाँ पर कि कथन और कांड की बात की गई। कथन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि लिम लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, कारण कह रहा है कि लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? प्रश्न नंबर 32 में देख लेते हैं इसमें कौन सा कारण और कौन सा कथन है। तो यहाँ पे कहा गया ए और ये सही है, परंतु आर गलत है। यहाँ पे भी कह रहा है ए और आर सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात बिल्कुल सही है और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोच्चि है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली है, नई दिल्ली है, चेन्नई है, अहमदाबाद। तो ध्यान रखना कोच्चि है। कोच्चि क्या है? कोचीन जो है आपका पहला जो है सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? असम, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा गया? अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि पारिस्थितिक के जो है निगेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? इसमें कहा गया है, यह उन परिस्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर पूछा गया है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या पूछा गया। इसमें कथन और कारण पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना इसमें कि दोनों बात क्या है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक ही जो है यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक जाति का एक अलग स्थान होता है। सही बात है, जैसे कि चूहा होता है तो बिल में होता है, जो शेर होता है तो जंगलों में होता है। तो सबका क्या होता है, अपना अलग अलग क्या होता है, स्थान होता है। बात दोनों बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग करना है? बिल्कुल नहीं। गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना है? बिल्कुल नहीं। इसका क्या था? इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना है। इसको प्रदूषण से मुक्त करना है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पर, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब उत्पन्न हुई थी? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा यहाँ पर कब उत्पन्न हुई थी? कार्बन, ठीक है, कार्बन क्योटो याद रखना, कार्बन क्योटो। तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कब शुरू हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से। तो कार्बन यहाँ पर कार्बन क्योटो से याद आप इसको रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? जो फ्लाई ऐश प्रदूषण है वो क्या है? ठीक है, तेल शोधन से निकलते हैं, उर्वरक संयंत्रों से निकलते हैं, ताप विद्युत संयंत्र से निकलते हैं, या फिर खनन से निकलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? यह जो आपके फ्लाई ऐश हैं यह ताप विद्युत संयंत्रों से निकलते हैं क्या? फ्लाई ऐश। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 39 में कहा गया है कि 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। आगे इसमें कहा गया है यहाँ पे, इसका अभिप्राय है कि किसी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होती है। अब यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं तो यहाँ पर जो दूसरी बात है यहाँ पे इसका वो बिल्कुल क्या होती है, यहाँ पे सत्य होती है, यहाँ पर दिख रही है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन यहाँ पर 20 का राइट आंसर है। ठीक, और यहाँ पे अभिकथन और कारण वाली बात की गई है। तो अभिकथन और कारण वाले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। अभिकथन में यहाँ पे कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव, ठीक, अवयव आपस में क्या है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। ये बात क्या है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है कि भैया ये बताइए आप मुझे कि मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर तो बिल्कुल सही है, आर सही है लेकिन ए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ए गलत है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 41 में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 41 में आपका क्या कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 41 में कहा गया है एक अनवीकरणीय ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, वायु ऊर्जा है, बायोगैस है। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम है क्या है, अनवीकरणीय। इसका मतलब है कि पेट्रोल को जलाने के बाद इसको दोबारा से नहीं पाया जा सकता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि रिंगलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से जो है किसी घनत्व मापन के लिए होता है, धुआं, या फिर प्रदूषित जल, कोहरा, या फिर ध्वनि के लिए। तो ध्यान रखना, या धुआं के लिए होता है, किसके लिए होता है, या धुआं मापन के लिए होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43 में इसमें कहा गया है इको मार्क। देखो इको मार्क जो होता है प्रतीक होता है, ये किसके लिए संबंधित होता है, या जो सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से है, या पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पर 44 देख लेते हैं। 44 में क्या पूछा गया है, 44 में पूछा गया है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीज़न गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीज़न है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, या फिर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्रुवीकरण है, हीलियम है, या फिर जलवाष्प है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, धूलकण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। 46 देख लेते हैं। 46 में क्या पूछा गया है, 46 में कहा गया है यहाँ पे वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक जो है साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इसकी जो लेखक है वो है रिचल कार्सन। रिचल कार्सन ने ये किताब यहाँ पर प्रकाशित की थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 47 में कहा गया है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। ठीक है, तो यह जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन था। ठीक है, और कॉमन फ्यूचर संबंधित था, या फिर जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन था, या फिर 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन था। इसका राइट आंसर क्या है, यह आवर कॉमन फ्यूचर पर आधारित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है आपसे 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बात ध्यान रखना, यहाँ पर प्राकृतिक संरक्षण का कारण है, ये बात बिल्कुल सही है, क्षरण है। ठीक है, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विकास नहीं है, ये बात गलत हो जाती है।
और जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। ये बात बिल्कुल सही है, यही बात यहाँ पर गलत हुई। राजनीतिक एवं विकास। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखना 2018 में, 2017, 2020, 2019, 2019 में यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, 2019 में। आज का अंतिम सवाल देख लेते हैं। आज का अंतिम सवाल आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ध्यान रखना। इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका है। देखो यहाँ पे इसके ऑप्शन लिखेंगे। देखो पहले इसको सोचो कि कब कब ये चीज़ें आई थी। देखो ये कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर ये आया था 1973 में आया था, 73 में आया था। हाथी कब आया था, प्रोजेक्ट हाथी, ये 1992 में आया था। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था, 1972 में आया था। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था, ये 2002 में आया था। कब, 2002 में आया था। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे जो है 1972, यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो यहाँ पे देखो 3 किसी में दिख रहा है, 3 किसी में दिख रहा है। देखो 3 तो इसमें भी दिख रहा है जो है, आप देखेंगे 3 इसमें भी दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है। दोनों आप काट दो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, उसके बाद आप क्या आया था, उसके बाद आया था आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। उसके बाद एक दिख रहा है, 3 के बाद एक दिख रहा है, तो 3 के बाद एक सिर्फ इसमें ही दिख रहा है, 3 के बाद एक सिर्फ इसमें ही दिख रहा है। तो यही आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 50 सवाल पर्यावरण से संबंधित। आप इसको 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।